नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। तो आज मैं आपको महान लेखक विमल मित्र द्वारा लिखित उपन्यास पटरानी का भाग 4 सुनाऊंगी। उससे पहले मेरी आप सबसे विनती है कि यदि आपको मेरा वाचन अच्छा लगता हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर भी, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा जिससे कि मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो अभी तक भाग 1, 2 और 3 में आपने सुना कि किस तरह लेखक अपनी विलायती मेम भाभी का दीवाना हुआ करता था और वर्षों बाद उसकी अचानक उनसे मुलाकात आबू रोड पर हुई, और किस तरह उनकी भाभी, मेम भाभी यानी कि, अचानक विधवा हो गई जब उनके अल्केश दा स्वर्ग सिधार गए, और किस तरह उनको घर से बेघर होना पड़ा। अब आगे। उक्त घटना के बाद में भाभी ने 2 महीने उसी मकान में व्यतीत किए, पर कभी भी उसके मुखड़े की मुस्कुराहट लुप्त नहीं होती थी। उस वक्त युद्ध का समय था। कलकत्ता महानगर में चावल, कपड़े, किरासिन तेल, सभी चीज़ें दुर्लभ थीं। साधारण लोगों की तो बात ही छोड़िए, बड़े बड़े पैसे वाले भी इसकी चपेट में आए बिना नहीं रहे। मैं कभी कभार मेम भाभी के घर भी गया था, पर देखा कि ताला बंद है। वो कब कहाँ निकल पड़ती कोई नहीं जानता। थक कर अपने आप वापस लौट आता और सोचता, मेम भाभी किसके पास किस तरह आश्रय लेगी। सिर्फ 2 महीने तो हाथ में बचे हैं, एक एक करके कितने दिन तो निकल भी गए। सुबह गया तो मेम भाभी नहीं थी, दोपहर गया तो देखा नहीं है, शाम को गया तो भी नहीं थी, और रात को गया तब भी नहीं थी। तो फिर मेम भाभी आखिर जाती कहाँ है? कौन राशन खरीद कर लाता है, कौन तेल वगैरह लाता है, और कौन खाना बनाता है? काफ़ी सोचने के बाद भी कुछ परिणाम नहीं निकल पाया। रंगा चाची कहती, अब देखूंगी सतवंती का सतीपना कहाँ रहता है। बड़ी ताई कहती, अब देख लेना, भीतर ही भीतर इंतज़ाम करके विलायत चली जाएगी। माँ कहती, ओह, सचमुच बेचारी मेम साहब को बहुत तकलीफ़ है। एक दिन जब किसी तरह भी मन को वश में नहीं रख सका तो मैं रात भर जागता रहा। घर में सब सो गए थे और मैं खिड़की की राह से सड़क की ओर देखता रहा। अगर मेम भाभी घर लौटेगी तो हमारे घर के सामने ही तो गुजरेगी। धीरे धीरे रात और गहरी हुई। 10 बज गए, 11 बज गए, घर के सभी प्राणी सो गए। एक एक कर दूर और आसपास के घरों की सारी बत्तियां गुल हो गईं। रास्ते में लोगों का आवागमन भी कम हो गया। रास्ता सुनसान हो गया। सड़क का ये स्वरूप मैंने आज तक नहीं देखा था। पल भर बाद ही मुझे ऐसा लगा मानो एक विधवा रास्ते से गुजर रही है। चेहरे पर घूंघट डाल रखा था। पास आने पर देखा, मैले कपड़े पहने और हाथ में गमछे से ढका खाने का बर्तन लिए वो कोई नौकरानी थी जो अपना काम काज खत्म करके अपने घर जा रही थी। उसके बाद एक पर्दा लगा रिक्शा टुनटुनाते हुए गुजरने लगा। शायद मेम भाभी के घर के सामने वो रुकेगा। उत्सुकता से मैंने सोचा, देखूं कौन उतरता है, पर नहीं, वो रिक्शा तो मेम भाभी का घर छोड़कर गली में मुड़कर आगे निकल गया। उसके बाद बहुत रात बीती। धीरे धीरे रात के 12 बज गए। गली के उस पार सड़क के कुत्ते बीच बीच में भौंक भौंक कर रात के शांत वातावरण को चीर कर टुकड़े टुकड़े किए देते थे। आंखों में नींद आ गई, आंखों में पानी सा भर आया, जिसके कारण प्रायः सब कुछ धुंधला हो आया। मुझे चिंता हुई कि इतने बड़े शहर में मेम भाभी को रहने का ठौर ठिकाना कहाँ मिलेगा। उसका यहाँ कोई है भी नहीं। इस शहर में जब सभी निश्चिंत होकर आराम से बिछौने पर शरीर को ढीला छोड़कर सोए हैं, उस वक्त शायद मेम भाभी जिंदा रहने की अप्राण चेष्टा में क्षत विक्षत हो छटपटाती हुई कहीं भटक रही होगी। मेम भाभी के लिए कहीं भी कोई आश्वासन या आश्रय नहीं है। एक विदेशी लड़की के लिए यहाँ सभी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। अल्केश भैया की मौत के साथ साथ मेम भाभी भी मानो खत्म हो गई। पिताजी, चाचा जी भी चकित से हो गए थे। पिताजी बोले, हमारे डिकिंसन साहब की वाइफ ने भी आखिर पार्क स्ट्रीट में बाल बनाने की दुकान खोल ली थी, क्योंकि डिकिंसन साहब के बहुत से रुपए मिले थे उसे। चाचा जी ने कहा, अल्केश ने लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं करवाया था क्या? बड़े ताऊजी ने कहा, उन्होंने क्या कभी कुछ इकट्ठा किया भी था? मेम पत्नी को पालना क्या इतना सहज है? इससे तो हाथी पालना अधिक सरल है।
मैं सबकी बातें और आलोचनाएं सुनता और मन ही मन बहुत सी बातें सोचता रहता। युद्ध के धक्के से उन दिनों समूचे शहर का ढांचा ही बदल गया था। रात के समय ब्लैकआउट रहता, दिन के समय सबके ऊपर दहशत सी सवार रहती। शहर छोड़ने की तैयारियां हो रही थीं। मिलिट्री की झुंड गाड़ियां सड़क को दहलाकर सर्राटे से निकल जाती। रास्ते में जगह जगह मिलिट्री के सैनिक घूमते फिरते थे। उनकी पोशाकें भी कई तरह की होती थीं और उनके चेहरे कितने विचित्र थे। पहले के कलकत्ते को उस समय पहचानना मुश्किल था। किसी भी रेस्तरां में जाओ, सब में सारी टेबल कुर्सियों पर वही दखल किए बैठे मिलते। गाना गाते हुए तथा सीटी बजाते हुए वे हुड़दंग मचाते घूमते रहते। लड़कियों की इज्जत लूटते और भिखारिनों की झोली में रुपए डाल जाते। दुकानों के शीशे तोड़कर शराब पीकर वे पागलपन करते और नशे में धुत हो रिक्शे वाले को रिक्शे में बिठाकर खुद रिक्शा चलाने लगते। सारे कलकत्ते में बिल्कुल अराजकता का साम्राज्य था। इस हालत में मेम भाभी कहाँ मिलती मुझे पता नहीं। मेम भाभी कहाँ दब छिप कर ख़त्म हो गई होगी, ये किसे खबर है। इतना वक्त ही भला किसके पास है, और एक विदेशी लड़की के लिए इतना सिरदर्द होगा भी किसे। किसी दिन जिसके पाँव में महावर लगाया था, किसी दिन जिसके पास जाकर मन की निस्संगता दूर की थी और जिसके सामीप्य के लिए सुबह से शाम तक का क्षण गिनता रहता था, उस मेम भाभी को मेरी तरह किसने इतना चाहा था। किसने उसे इस तरह अपना बना लिया था। एक पोस्ट कार्ड लिखते ही विलायत के विंसेंट स्क्वायर से, जिसके नाम हज़ारों रुपए यहाँ आ सकते थे, उसी को यहाँ शायद पैसों के अभाव में उपवास करना पड़ता होगा, या हो सकता है कहीं आत्महत्या करके उसने मुक्ति पा ली हो। ये विचार मन में आते ही न जाने क्यों कपकपी सी छोड़ती। शायद अलकेश भैया के लिए ही मेम भाभी ऐसी शोकाकुल तपस्या कर रही है। अलकेश भैया की स्मृति के भार से वो लाचार है, इसीलिए ऐसी कठिन तपस्या कर रही है। ये सफ़ेद परिधान और विधवा का वेश तथा विलास विहीन जीवन यात्रा का ये कष्टदायक तपस्या। ओह, पर अंग्रेज बहू के इस वैधव्य की कहानी क्या किसी ने भी कभी सुनी है? इससे पहले मैंने भी नहीं सुनी थी। मैंने कभी नहीं सुना था कि किसी मेम बहू ने अपना देश छोड़कर और इस देश में रहकर अपने पति के लिए जीवन न्यौछावर कर दिया हो, पति और ससुर की ज़मीन जायदाद के लिए इतनी अधिक दौड़ धूप की हो। ये बात किसी के यकीन करने के लायक थी भी नहीं। अच्छी तरह जानता हूँ कि इस बात पर किसी को विश्वास होगा भी नहीं, लेकिन लोगों के विश्वास अविश्वास के चक्कर में पड़ने से कहानी लिखना संभव नहीं होता। पर इसके बाद जो बात मेरी आंखों के सामने आई वो तो और भी अविश्वसनीय और करुण थी। पर यह तब की बात है जब युद्ध जोरों पर था। दिन में जिस आतंक से लोगों के दिलों पर दहशत सी छाई रहती, वही आतंक और दहशत शाम होते होते और भी भयानक हो जाती। जिगरी दोस्त पर यकीन करने में डर लगता था। आसपास के लोगों पर दुश्मनों का जासूस समझकर शक होता। यहाँ तक कि माँ अपनी बेटी पर अविश्वास करने लगी थी। अनाज के लिए चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। एक एक दाने अनाज के लिए दोस्त दोस्त में, आत्मीय में गहरी दुश्मनी ठन गई थी इस कलकत्ते शहर में। ये सब अधिक दिनों की बातें नहीं है, ये हमारी आपकी आंखों देखी घटना है। उन दिनों मेम भाभी के घर के सामने से अकेले आते आते मन में एक टीस सी उठती। घर रात दिन वीरान पड़ा रहता, खिड़की दरवाजे सब बंद। घर के सामने लगा लेटर बॉक्स खाली पड़ा रहता, मानो वहाँ जीवन का कोई नामो निशान ही ना हो। अलकेश भैया जिंदा थे तब मकान में रंग करवाया गया था। सामने लोहे का गेट लगवाया गया था। वर्दी पहने चपरासी, खानसामा, दरबान, नौकर चाकर सब थे। शाम के वक्त रोशनी से मकान जगमगाता रहता। गेट पर पर्दे लगे रहते, रेडियो बजता रहता, मोटर एवं मुवक्किलों का मजमा लगा रहता। अलकेश भैया की मौत के कुछ दिनों बाद तक बाहर की शानो शौकत कायम रही। मेम भाभी ने नौकर चाकर किसी को भी नहीं छोड़ना चाहा था, पर अचानक ही मेम भाभी के वैधव्य की तरह एक दिन सब कुछ मरणासन्न हो चला। सबसे पहले एक दिन कार बिकी, उसके बाद धीरे धीरे नौकर चाकर सब बर्खास्त होते गए। बाहर की दीवारें सीवाल से मैली हो गईं, भीतर की दीवारें भी बिल्कुल सफ़ेद हो गईं, ठीक मेम भाभी के उदास सफ़ेद कपड़ों की तरह। कभी कभी दोपहर के वक्त उधर जाता तो देखता कि मेम भाभी पूजा कर रही है। फिर पूजा खत्म कर मुझे देखकर मुस्कुराती, बोलती, बैठ नटखट, मैं गंगाजल से हाथ धोकर आती हूँ। वो सफ़ेद पत्थर की थाली में खाना लेकर आती तो मैं दूर खिसक कर बैठ जाता। मेम भाभी पूछती, तुम्हारा खाना पीना हो गया? मैं पूछता, तुमने खाना खाने में इतनी देर क्यों कर दी?
उसी दौरान अदालत में मुकदमा शुरू हो गया। तब रिक्शे में बैठकर मेम भाभी वकील के यहाँ जाने लगी। मैं कहता, जब भी तुम्हें किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो मुझसे कह देना मेम भाभी। मेम भाभी तपती धूप में झुलसकर काफ़ी देर से घर लौटती और शाम को फिर निकल जाती। पहले जब अलकेश भैया के साथ कार में बैठकर वो न्यू मार्केट घूमने जाती या मैदान में हवा खाने जाती, तब का रूप भी मोहल्ले के लोगों ने देखा था। और अब जब वो बिल्कुल निस्संग हालत में मामले मुकदमे में जकड़ कर पर्दे से ढके रिश्ते में बैठती, वो रूप भी देखा। सब कुछ देख सुनकर मेरी तरह वे भी दंग रह गए। अचरज, उत्सुकता एवं विचित्रता से मानो वे विमूढ़ से हो गए थे। जिसने अलकेश भैया की मेम पत्नी को देखकर कटु व्यंग्य बाण छोड़े थे, अब वे सभी अपनी आंखों से ये सब देखकर मेम भाभी के व्यक्तित्व से दिग्भ्रमित एवं विमूढ़ हो गए थे। मेम भाभी के साथ मोहल्ले के लोगों की बोलचाल नहीं थी, तो वैसी कोई असद्भावना भी नहीं थी। जैसे कोई भी ये पूछने नहीं आता था कि मेम भाभी के पास खाने को है या नहीं। उसी तरह मेम भाभी भी खुद जाकर अपनी दुर्दशा से किसी को परिचित नहीं करवाती थी। सिर्फ उस दिन पहली बार वो मेरे सामने बोली थी, कल क्या खाऊंगी, खाना भी नसीब होगा या नहीं कौन जाने। ये भी उसने मुझसे किसी प्रकार की सहायता की उम्मीद से नहीं कहा था। मेरे देखते ही देखते मेम भाभी का नरम नाजुक चेहरा इन कुछ दिनों में ही कैसा कठोर और कर्कश होता जा रहा था। मैं देख रहा था कि सिर्फ चेहरा ही नहीं बल्कि धीरे धीरे उनकी पोशाक पहनावे में भी दरिद्रता की छाप पड़ने लगी थी, बल्कि आँखों पर, चेहरे पर, यहाँ तक कि शरीर की प्रत्येक रेखा पर छाप पड़ चुकी थी। विधवा होते ही शरीर के समूचे गहने खोलकर उसने बक्स में रख दिए थे। धीरे धीरे वे गहने बक्से से भी हमेशा के लिए गायब होते जा रहे हैं, ये मुझे पता नहीं चला। एक दिन अपनी घड़ी उसने मुझे दी थी, ये तू ले ले, पर मैंने नहीं ली। मुझे याद है उसे बेचकर मैंने 300 रुपये ले जाकर मेम भाभी के हाथ में रख दिए थे। मेम भाभी नाराज नहीं हुई, सिर्फ एक म्लान सी हंसी उनके होठों तक आई थी। मुझे सब कुछ मालूम है, मुझसे उनकी हालत छिपी नहीं, ये सोचकर शायद उसके चेहरे पर उस दिन फीकी मुस्कुराहट तैर गई थी। पर इतना सब कुछ होने के बावजूद मन की कोई ऐसी गुप्त बात थी जो मेम भाभी ने मुझे भी कभी नहीं बताई, और यहीं पर मैं मानकर बैठता। काफ़ी दिनों तक केस चलता रहा, महीने पर महीने बीतते रहे, शायद इसी तरह कई सालों तक ये कैसे चलता। पर एक दिन अचानक मेम भाभी के वकील ने अदालत में जाकर कहा, मेरी मुवक्किल श्रीमती नूरा मित्र इस केस को चलाने में असमर्थ होने के कारण मकान स्वयं ही छोड़ने को तैयार हैं। वो अपने प्रतियोगी के आगे मुकदमा लड़ने को राजी नहीं है। हमें दृढ़ निश्चय हो गया कि अंततः मेम भाभी ज़रूर विलायत चली जाएगी, लेकिन वास्तविकता क्या है इसका मुझे पता नहीं था। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि आबू रोड जाने पर मेम भाभी से दोबारा भेंट होगी। उस समय तक मैं ये भी नहीं जानता था कि फतेहगढ़ के बड़े महाराजा के साथ मेम भाभी का क्या संबंध है। सिर्फ यही नहीं, मेम भाभी से कोई भाई बहन भी हैं, ये भी मुझे नहीं मालूम था। मुझे नहीं मालूम था कि मेम भाभी के मझले भाई का नाम विली है। अभी तक विली के साथ मेरी भेंट नहीं हो पाई थी। युद्ध के समय अगर सेना में भर्ती होकर वो कलकत्ते न आया होता तो उसके बारे में ये सब मुझे मालूम ही नहीं चलता। मेम भाभी लापता थी। चौरंगी पर चलते चलते बहुत से विचित्र विदेशी चेहरे और अनोखी पोशाकें देख देख कर मैंने उनमें अपनी मेम भाभी को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। जब बहुत ढूंढने पर भी उनका कोई अता पता नहीं मिला तो मैंने आखिर यही सोचा कि किसी प्लेन या जहाज पर आश्रय पाकर वो स्वदेश लौट गई होगी। मैं सोचता, एक विदेशी बंगाली से शादी करके उसने जो बड़ी भूल की थी उसी का प्रायश्चित करने वो अपने पैसे वाले माँ बाप के पास लौट गई होगी, और वहाँ बर्फ से ढकी अपनी देश की मिट्टी में पांव रखते ही उसकी सारी जलन और सारी पीड़ा शांत हो गई होगी। और तभी अचानक एक अनोखे परिवेश और पोशाक में मेम भाभी के साथ मेरी मुलाकात हो गई। सच कहूँ तो ये मुलाकात मेरी कल्पना से बिल्कुल परे की चीज़ थी। ये तब की बात है जब अपने कॉलेज के एक मिशनरी प्रोफेसर से पत्र लेकर मुझे स्ट्रैंड होटल में एक व्यक्ति से नौकरी के सिलसिले में मिलना पड़ा। पहले कभी भी मुझे इस होटल में जाने का मौका नहीं मिला था। सिर्फ बाहर से ही होटल को ताक झांक कर देख लेता था। इधर उधर गोरी चमड़ी वाले लड़के लड़कियां आते जाते दिखाई देते थे। होटल के आगे से गुजरते वक्त पता नहीं कैसी एक मीठी खुशबू रंध्रों में भर जाती। पता नहीं कैसे एक रोमांच सा हुआ था। ब्रिटिश शासन के समय उस होटल में हम लोगों का प्रवेश प्रायः निषिद्ध ही था, खासकर देसी धोती कुर्ता तो पहनकर एकदम नहीं।
उस समय गोरी चमड़ी का शासन था और उस पर युद्ध का सुअवसर। होटल के मालिक होटल में पूरा खाना देने का इंतजाम कर पाने में असमर्थ थे और न ही इस ओर वे ध्यान देते थे, क्योंकि दिन में अगर वे 50,000 रुपयों की शराब खरीद कर रख लेते तो रातों रात उसमें 3 लाख रुपयों का फायदा उठा लेते थे। सोना, रुपया, शराब, लड़कियां, सम्मान, मर्यादा और मौत, सभी में उस समय एक प्रतियोगिता सी चल रही थी। पता नहीं कहाँ कहाँ से दूर दूर के अनजाने देशों के लोग जल पथ और वायु पथ से हजारों की संख्या में इस देश से उस देश आ जा रहे थे। यहाँ आकर 2 मिनट के लिए होटल में आते, पर होटल में जगह मिलनी मुश्किल होती। कलकत्ता के सभी मैदानों में सैनिकों के तंबू बंध गए थे। वे झुंड बनाकर आते और पल भर में छूमंतर हो जाते। धूल और आंधी की तरह मनुष्य का जीवन भी एक पल में उड़ जाता। एक फूंक में रातों रात मानव का समूचा यौवन खत्म हो जाता। मानव मर्यादा निष्ठुर पावों के तले पिसकर धूल में मिल जाती। पर अचरज की बात तो ये थी कि होटल के एकांत कोनों में न कहीं रुपयों का अभाव था, न शराब की कमी। ऐसे वक्त में पढ़ाई खत्म करने के बाद नौकरी के सिलसिले में मेरा भी उस होटल में जाना अनिवार्य हो गया। यद्यपि नौकरियों का कहीं अभाव नहीं था, लेकिन अपनी पसंद की नौकरी मिलनी मुश्किल थी। होटल पहुंचा तो मेरे अचरज का ठिकाना न रहा। वहीं शराब के काउंटर पर मेम भाभी से मेरी भेंट हो गई। चौरंगी की सड़क से होटल के गेट में घुसते समय मैं बहुत ही डर डर कर कदम बढ़ा रहा था। चारों ओर संगमरमर की सजावट थी। अनगिनत लोगों का आना जाना चालू था। कारपेट बिछे फर्श पर हौले हौले कदम रखता हुआ मैं आगे बढ़े जा रहा था। जरा सी दूर चलते ही मैंने एक नए वातावरण को देखा। एक तरफ सीढ़ी थी और दूसरी तरफ कई कमरे थे, जिनमें कोच, सोफा वगैरह सजे हुए थे। चारों ओर गलियों की शक्ल में राहें बनी हुई थीं। किस रास्ते से जाने पर मैं कहाँ पहुँचूंगा कुछ पता नहीं था। पृथ्वी पर मनुष्यों में जो आपसी काल रूपी युद्ध छिड़ा हुआ था, उसकी इस वातावरण में बात तक शायद रहनी असंभव थी। गलियारे के दोनों बगल में लाल राखसीन लगी लीची नीची चेयरें पड़ी थीं। स्त्रियों और मर्दों का झुंड जाम पी रहा था। बीच बीच में खानसामे इधर उधर दौड़ रहे थे। बोतल से सजी ट्रे, पीठ खुली मेम साहिबाएं, डिनर सूट में सजे तथा हाथ में सिगरेट लिए गोरे साहब। इसके अलावा नाक में टकराती हुई एक रहस्यमय मीठी मधुर खुशबू का असर। मेरा पहला और बिल्कुल नया नया आना हुआ था यहाँ। चारों ओर एकटक देखते रहने पर भी जैसे मेरा मन नहीं भर रहा था। एक साथ इतनी सारी सुंदरियों का एक जगह समावेश अपनी जिंदगी में मैंने इससे पहले कभी देखा हो, ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता। इतने गाउन, इतनी लिपस्टिकें, इतने सुनहरे बाल, इतनी सिगरेटें और इन सब पर उनका वो समादर। प्रत्येक सुंदरी के पास ललचाई नजरों वाले पुरुषों का झुंड और उन सुंदरियों के एक एक कटाक्ष से त्रिभुवन में प्रलय मच जाने की सी उन पुरुषों की हालत। अधिक देर उधर देखते रहने से मुझे न जाने कैसी शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। धीरे धीरे सीढ़ी से होकर ऊपर गया और बताए गए ठिकाने के अनुसार ढूंढ धाड़ कर किसी तरह गंतव्य स्थान तक पहुंच गया। एक साहब को बस एक मामूली सा पत्र भर देना था, लेकिन साहब उस वक्त अपने कमरे में नहीं थे, इसलिए पत्र लेकर मैं वापस लौट आया। सीढ़ियों से वापस नीचे उतर रहा था कि नीचे से किसी की हंसी मेरे कानों में पड़ी। ऊपर से गर्दन बढ़ाकर नीचे झुकाई तो देखा कि हॉल के कोने में एक सुंदरी को बहुत से मर्दों ने घेर कर हुड़दंग मचा रखा है। उनकी हंसी गूंज रही है। उनके अगल बगल के वातावरण में सिगरेट का धुआं जमा हो रहा है। वहां मैंने जो कुछ देखा उसे देखकर मैं स्तब्ध रह गया। अचानक मुझे ख्याल आया कि मुझे देखकर एकाएक सबकी हंसी थम गई है और सारा कोलाहल स्तब्ध हो गया है। मुझे सामने देखते ही मेम भाभी उस कारपेट पर तेज डग भरते हुए मेरी ओर चली आई। उस समय की मेम भाभी को क्या मैं ठीक से पहचान पाया था? मुझे याद है, सिर के बाल उसने छोटे और छल्लेदार बनवा लिए थे। पलकों और होठों को रंग रखा था। गालों के डिम्पल, कालों के ईयरिंग और खुली पीठ वाले गाउन में अग्निशिखा सी जो औरत मेरे पास बढ़ आई थी, वो मेरी मेम भाभी है। इस पर मैं एकाएक विश्वास नहीं कर सका। मेम भाभी लिफ्ट से पता नहीं कहाँ और किस तल्ले पर मुझे ले गई, ये मेरी समझ में ना आया। इस दौरान मैं बराबर चुप रहा, मानो मुझे बात करने का होश ही ना हो। एक एकांत जगह बैठते ही मैंने कहा, मेम भाभी। मेम भाभी ने कहा, तुमने मुझे पहचान लिया? मेरे मुंह से बहुत देर तक कोई आवाज़ नहीं निकली। मेम भाभी ने पूछा, तू यहाँ क्या करने आया था?
मुझे लगा जो प्रश्न मुझे करना चाहिए था ठीक वही प्रश्न मेम भाभी ने मुझसे किया है। मैंने कहा, मेम भाभी, मैं तुम्हें यहाँ इस रूप में देखूंगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। पर मेम भाभी चुप रही। मैंने फिर कहा, तुम्हें ये क्या हो गया है मेम भाभी? मेम भाभी ने पूछा, क्या हुआ है मुझे ज़रा बता तो। मैंने कहा, क्या सचमुच ही तुम मेरी वही मेम भाभी हो? मैं तो तुम्हें ठीक से पहचान भी नहीं पा रहा हूँ। मेम भाभी हंसने लगी, बोली, तुम्हारी इतनी उम्र हो गई फिर भी तुम मुझसे ऐसी बात पूछते हो? मैंने कहा, मेम भाभी, पर मैं तुम्हें प्यार जो करता था। मेम भाभी फिर हंसी, बोली, तुम भूल कर रहे हो नटखट, मुझे भूल जाओ भाई। मैंने पूछा, पर यह सब हुआ कैसे? मेम भाभी ने कहा, एक्सीडेंट, बस और कुछ नहीं। मैंने कहा, सब झूठ, तुम जिस देश की लड़की हो ठीक उसके उपयुक्त ही काम कर रही हो। तुम पर यकीन करके मैंने ही गलती की। मेम भाभी, क्या अलकेश भैया के चेहरे पर कालिक पोतते समय तुमने ज़रा भी आगा पीछा नहीं सोचा? क्या तुम इतनी नीच और स्वार्थी हो? मेम भाभी चुप रहकर एकटक मेरी ओर देखती रही। पता नहीं मुझे क्या हुआ कि घृणा, शर्म और अपमान से भरकर मैं वहाँ से भागकर बाहर निकल आया। मैंने सोचा था शायद मेम भाभी मुझे रोकेगी या पीछे से पुकारेगी और अंत में एक बार अपनी असहाय अवस्था के बारे में मुझे समझाने की कोशिश करेगी। किन परिस्थितियों में पड़कर ये घृणित काम करके जीवन यापन करने को वो मजबूर हुई, ये सारी बातें खोलकर मुझे समझाएगी। पर मेरी सारी धारणाएं गलत निकली। सचमुच मेम भाभी को पहचानने में मैंने उस दिन गलती ही की थी। सीढ़े से नीचे उतरते समय चारों तरफ के उस भोग विलास एवं अतिशय ऐश्वर्य के बीच मानो मन प्राण से मेरी आत्मा आर्तनाद कर उठी। क्या इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था उसके पास? उसी समय मिलिट्री के सैनिकों का एक झुंड हुल्लड़ मचाता हुआ होटल के भीतर घुसा। मैं उनसे कन्नी काटकर बाहर की खुली हवा में निकल आया। मुझे डर लगने लगा कि हो सकता है ये लोग मेम भाभी पर अत्याचार करें या उसका अपमान करें। 2 जून की रोटियों के लिए वो सारा अपमान भी संभवतः मेम भाभी को हंसते हंसते सहन करना पड़ेगा। डर के मारे मेरा सारा बदन से हर उठा। उस दिन घर लौटकर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली थी। हर रोज शाम के समय होटल के विपरीत दिशा वाले फुटपाथ पर अंधेरे में खड़ा एकटक होटल की ओर देखता रहता। होटल के भीतर की वो खुशबू मेरे नाक तक तैर कर आती रहती। भीतर से एक आध ठहाके बाहर आकर गिरते रहते। होटल के बाहर जब अकाल और दुर्भिक्ष के कारण अनगिनत लोग त्रस्त होकर शहर का वातावरण गंभीर बना रहे थे, उस समय भीतर से नाच गाने और वाद्य की आवाज़ एवं शराब की गंध बाहर की ओर तैर कर आ रही थी। मैं उन दिनों का सिर्फ मौन साक्षी बनकर एकदम अकेला चौरंगी के निर्जन फुटपाथ पर एक मध्यम से गैस पोस्ट के नीचे खड़ा रहता और तीखी नज़रों से हर सुंदरी के चेहरे को गौर से देखता। सोचता शायद मेम भाभी जैसी कोई सूरत नजर आ जाए। महज एक मुहूर्त के भग्नावशेष के लिए ही शायद उसकी झलक मिल जाए। मैं मेम भाभी के कलंक का साक्षी बनकर वहाँ नहीं खड़ा रहता था और न ही उसको अपमानित होने से बचाने के लिए, बल्कि किसी दिन मेम भाभी को मैंने प्यार किया था। शायद ये उसी का असर था जिसके कारण मैं सिर्फ उसे एक नज़र भर देखने के उद्देश्य से वहाँ खड़ा रहता था। एक दिन मुझे वो सुअवसर मिल ही गया। उस समय रात बहुत हो चुकी थी। जब बहुत दिनों तक काफ़ी देर खड़े रहकर भी मुझे वो दिखाई नहीं पड़ी, तो उस दिन धीरे धीरे मैंने होटल के गेट में कदम रखा। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मौत के गहर में प्रवेश कर रहा हूँ। बगल में वही शोकेस था, पैरों तले कारपेट को रौंद कर आगे खिसकती हुई वही भीड़, परिचित गंध और तंग पोशाकें। मेरी नज़रें घूम फिरकर सिर्फ एक ही मनुष्य की एक जोड़ी काली आंखों को ढूंढ रही थी। अचानक मेम भाभी को देखा। उद्दत और उत्ताल होकर जो लड़की बहुत से मर्दों को उन्मत्त बनाए दे रही थी, वही मेरी उन दिनों वाली मेम भाभी है, ये मुझे समझने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक बार तो मैंने मन में सोचा कि मैं क्यों आया यहाँ, लौट जाऊँ। चारों ओर गूंजती हुई सी ऑर्केस्ट्रा की आवाज़ मानो समूचे वातावरण को नशीला बना देना चाहती थी। जो भी यहाँ आता है वो अपनी स्वस्थ जागृत चेतना को खो बैठता है। लाज, शर्म, पवित्रता सब कुछ मानो गेट के बाहर ही त्याग कर लोग निरावरण हो यहाँ घूमते हैं। मानो समूचे सम्मान और शालीनता को बाहर तिलांजलि देकर ही यहाँ प्रवेश करने का अधिकार पाया जा सकता है।
लेकिन फिर भी मेम भाभी मुझे नहीं देख पाई। मैंने देखा कि मेम भाभी हाथ के पैक को ऊंचा किए पता नहीं क्या बोल रही थी। उसके बाद सिगरेट का एक लंबा सा कश लेकर उसने धुआं उगल दिया और फिर अचानक ही सारे लोग धड़ धड़ाते हुए मेम भाभी के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। मेम भाभी की पीठ का समूचा हिस्सा दिखाई दे रहा था। पीठ का मेरुदंड भी स्पष्ट दिखाई दे रहा था। लगता था मानो उसका रोम रोम नशे की उत्तेजना से कांप रहा हो। बारीक सिल्क के आवरण को भेद कर मानो मेम भाभी का समस्त उच्छ्वास प्रत्यक्ष दिख रहा था। उसने एक हाथ जरा सा ऊंचा क्या कर दिया, मानो उसकी प्रत्येक शिरा के रक्त के प्रवाह में दुगनी गति आ गई हो और इसके साथ ही वहां उपस्थित प्रत्येक मर्द के रक्त प्रवाह में भी उस अदा ने प्रलय मचा दिया हो। मनुष्य धन, वैभव, भोग, विलास, सम्मान आदि सब मानो चंचल हो उठे। गोया मेम भाभी के एक इशारे से मनुष्य के चेहरे पर से मनुष्यता का मुखौटा ही हट गया हो। बस इससे अधिक सहन करना मेरे लिए संभव नहीं रहा। अतः पास जाकर मैंने पुकारा, मेम भाभी। वहां उपस्थित समस्त लोग जैसे विस्मित से रह गए। मेम भाभी भी कम विस्मित नहीं हुई। मुझे अचानक वहां देखकर उसने पास पड़ी एक चुनरी से अपने शरीर को लपेट लिया और फुर्ती से मेरा हाथ पकड़कर उस दिन की तरह मुझे खींचते हुए बाहर निकल आई। मैंने कहा, मैं फिर आ गया हूँ मेम भाभी। मेम भाभी हंसने लगी, बोली, मैं जानती थी कि तुम फिर आओगे। मैंने कहा, बिना आए रहा भी तो नहीं गया। मेम भाभी ने कहा, एक रिक्शा तो ले आ जरा। रिक्शा? मेम भाभी ने कहा, तुमसे मुझे बहुत सी बातें करनी है। मुझे याद है उस दिन मैं मेम भाभी के साथ एक ही रिक्शे पर बैठा था, उनकी बहुत सी बातों को सुनने के लालच से नहीं, बल्कि इतने दिनों बाद मेम भाभी के पास बैग पाने के लालच से। और उस लालच का आकर्षण कोई कम नहीं था। उस होटल से मेम भाभी को मेरे साथ जाते देखकर उस दिन जो लोग अचरज में डूब गए थे, वही लोग आज मेम भाभी को मेरे साथ एक ही रिक्शे में बैठते देखकर और भी आश्चर्यचकित हो गए। होटल का वो परिच्छन्न वातावरण छोड़कर रिक्शा बगल के रास्ते में मुड़ गया। फिर वो रास्ता भी पार करके एक गली में घुस गया। वो गली ऐसी थी जहाँ दोपहरी में भी जाने में डर लगे। मैंने पूछा, ये तुम कहाँ चल रही हो मेम भाभी? मेम भाभी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके इतने नज़दीक बैठकर भी ऐसा लगा मानो होटल के भीतर इतनी देर तक उद्दंड उच्छृंखल अवस्था में जिसको देखा था वो ये नहीं थी। पास बैठने से उसके बदन से सेंट की खुशबू और मुंह से शराब की गंध आ रही थी। चुनरी से घिरे और सिल्क के गाउन से ढके शरीर में मैं अपनी पहले की मेम भाभी को ढूंढने लगा। एक बार तो महसूस हुआ कि ढूंढ लिया है, पर उसके चेहरे की ओर देखकर लगा कि ये तो मेरे लिए बिल्कुल अपरिचित है। अगर पहले कभी इसे पहचानने की बात सोचकर मन में गर्व महसूस किया भी हो तो वो मेरी सरासर भूल थी। मनुष्य को पहचानने की क्षमता मुझ में है ही नहीं। मैं कहानियाँ लिखता ज़रूर हूँ, पर यह तो मात्र मेरी सनक है। बहुत से रास्तों को तय करते हुए जहाँ से रिक्शा चल रहा था वो बहुत ही तंग गली थी। एक गंदे से होटल के सामने लुंगी पहने मर्दों की भीड़ खड़ी थी। रास्ते में ही बेंच पर बैठा कोई हुक्का पी रहा था, तो कोई चाय पी रहा था और कोई एल्यूमिनियम के बर्तनों में मांस रोटी खा रहा था। उनके सामने कुत्ते मुंह खोले खड़े थे। यदि कोई एक आध टुकड़ा उनके सामने डाल देता तो चारों तरफ से छीना झपटी शुरू हो जाती। ऐसा लगा मानो यहाँ अभी अभी शाम हुई है। कई दुकानें लाल नीले कागज के फूलों से सजी हुई थीं, जो शायद ईद या रमज़ान के वक्त सजाई गई थीं। सभी जगह मक्खियां भिनभिना रही थीं। ये भी कलकत्ते का ही एक अंचल है, इस पर यकीन करने की इच्छा नहीं हुई। चौरंगी के राजकीय माहौल के ठीक पीछे ये एक ऐसा उबा देने वाला अंचल था जिससे मुझे बेहद घृणा सी महसूस हुई। इस बीच मेम भाभी ने मुझसे कोई बात नहीं की। उसके गले में पड़ी मोतियों की माला चक चक चमक रही थी। हाथों में हीरों की चूड़ियां, बदन पर कीमती सिल्क का गाउन और पांव की लाल पॉलिश की गई उंगलियां सुनहरे सैंडलों में से मानो अपना आत्मप्रकाश कर रही थीं। इतनी देर से मैं यही सब देख रहा था। रिक्शा एक पुराने से मकान के सामने रुका। मेम भाभी रिक्शे से उतर पड़ी और बोली, आ मेरे साथ चल। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे बंगला के प्रसिद्ध लेखक विमल मित्र द्वारा लिखित उपन्यास पटरानी का भाग 4। अब आगे की कहानी मैं आपको भाग 5 में बाद में सुनाऊंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।